हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे बच्चों। हमारा दो बुक्स हैं, आपको पता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम शुरू करते हैं अपना। इसके अंदर बच्चों आपके 3 यूनिट हैं टोटल। टोटल 3 यूनिट हैं। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूनिट 1 से काउंट करेंगे तो 5 यूनिट हो गए आपके। 5वें यूनिट के बाद छठा यूनिट इसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है बच्चों। 7वां यूनिट करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी है। और जो आपका 8वां यूनिट है वो आपका इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला जो चैप्टर है वो आपका नेबर्स कंट्री वाला चैप्टर इसके अंदर। ठीक है, यस। तो जो आपका इसके अंदर पहला यूनिट, इंडियन इको में आप पहला यूनिट कहो या इसको छठा यूनिट कहो, इसमें बच्चों 3 चैप्टर हैं। एक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा है आपका इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, और तीसरा है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ठीक है, मतलब पहले आपको ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था सिचुएशन आजादी से पहले, फिर 1950 से लेके 1990 तक क्या हुआ, और 1990 के बाद ऐसा क्या हुआ जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। तो वो 3 अलग अलग चैप्टर, टोटल वेटेज बच्चों 12 नंबर का आपको पता है। और फिर भी आप सीबीएसई की साइट से जाके चेक कर सकते हैं रेगुलर, कुछ चेंजेस अगर आएंगे तो वहां पे बता दिया जाता है। तो हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे अभी, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चों हमें इसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना है पूरा। उससे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि आजादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले आखिर हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी। उसको जाने बिना हम अपनी स्टडी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो पहला चैप्टर आपको दिया है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी की संध्या कह लो, या आजादी वाली शाम, आजादी वाली रात, जिस दिन हमें आजादी मिली उससे पहले इंडिया की आखिर क्या पोजीशन थी, क्या सिचुएशन थी, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको पहले टॉपिक्स दिखा देता हूं हमें क्या क्या पढ़ने हैं इस चैप्टर में, और फिर हम एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, ये देखिए टॉपिक। एक सेकेंड। हाँ, ये चैप्टर है बच्चों आपका। हाँ, दिख रहा है स्क्रीन पे, यस। चैप्टर आपका चैप्टर 1 ऑफ यूनिट 6 आप कह सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आपका इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इंट्रोडक्शन हम जानेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी हम ये जानेंगे। फॉरेन ट्रेड कैसा था, इसके बाद डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस क्या थे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैसा था, एंड कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी थे ब्रिटिश रूल के इंडिया में, मतलब कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए थे। तो ये सारे टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है बच्चों, तो इंट्रोडक्शन में अभी आपको बता रहा हूं। एक सेकेंड, अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आप मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। लगभग लगभग 200 ईयर्स तक, 200 ईयर्स का मतलब लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने हम पे राज किया था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट रही थी इंडिया में। बच्चों, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टेक्निकल वर्ड में कॉलोनियल गवर्नमेंट कहा जाता है। उसको टेक्निकल वर्ड में क्या कहा जाता है, कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो वो कॉलोनियलिज्म का मतलब भी अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप फिलहाल ये समझे, लगभग 200 ईयर्स, पूरे 200 साल नहीं, अप्रॉक्स। कब से हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेज आए भारत में, और फिर उन्होंने यहाँ पे अपना रूल चलाना चालू कर दिया। तो 1757 से आप काउंट करोगे तो 1957 तक 200 साल होते हैं। तो 1947 में हमें आजादी मिली थी, 10 साल कम कर ली तो 190 साल, अप्रॉक्स 200 ईयर्स को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में, अगर हम बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हमारी इकोनॉमी के 3 बहुत बढ़िया फीचर्स आप समझें। प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी, बहुत अच्छी इकोनॉमी थी हमारी। अग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बढ़िया था। एंड वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए हमें पूरे विश्व में जाना जाता था। लेकिन आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल सिचुएशन खराब हो गई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तबाह हो गई हमारी, एग्रीकल्चर सेक्टर का भी बैकवर्डनेस, स्टैग्नेशन में चला गया, और प्रॉस्पेरियस तो रहेगा ही नहीं जब ये दोनों चीजें खराब हो जाएंगी।
तो बच्चों इंट्रोडक्शन में और मेरे टॉपिक नंबर 2 में ज्यादातर यही डिस्कशन की गई है। मैं पहले आपको समझाऊंगा क्या चीजें हैं, जैसे मैंने अभी आपको लेक्चर दिया, फिर मैं आपको वहां से रीड भी करा दूंगा एक बार, ताकि हमारा डबल डबल कवर हो जाएगा। ठीक, आ जाए यहां से भी एक बार पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। एक, हाँ, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया प्रेजेंट डे इकोनॉमी हैज इट्स रूट्स स्टीप इन हिस्ट्री, particularly in the period when India was under British rule, which lasted for almost 2 centuries before India became free on 15th August 1947। ठीक है बच्चों, पहला बुलेट क्लियर आपका। ब्रिटिश रूल इन इंडिया रिड्यूस द स्टेटस, उनका जो बेसिक पर्पस था वो इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना के छोड़ देना था, अपनी मॉडर्न इंडस्ट्री के बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इस चैप्टर के अंदर पूरा हम यही डिस्कस करेंगे। दो पर्पस थे उनके मेन, रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाएं और फिनिश प्रोडक्ट बना के दोबारा इंडिया को बेच दिया जाए। इन अदर वर्ड्स, इंडियन इकोनॉमी सफर्ड मासिव कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। उन्होंने, अब ये कॉलोनियल वर्ड आया है, इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, काफी एक्सप्लॉइटेशन हुआ। In this chapter, we will study about the state of Indian economy on the eve of independence. We will study in detail the factors which led to backward and stagnant state of Indian economy. हम वो सारे फैक्टर्स को यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे जिनकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बैकवर्डनेस में जाती चली गई। ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉलोनलिज्म, इसको मैं पहले समझा दूं आपको, फिर आप यहाँ पे समझेंगे बच्चों। कॉलोनलिज्म का मतलब क्या होता है? कॉलोनलिज्म का मतलब होता है, एक होती है बच्चों रूलिंग कंट्री और एक होती है उसकी कॉलोनी। तो जो रूलिंग कंट्री होती है वो उस अपनी कॉलोनी पे कंट्रोल करके रखती है, और ये कंट्रोल बच्चों सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं होता, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, सभी तरीके के कंट्रोल होते हैं उस आपकी कॉलोनी पे। जो कंट्री कॉलोनी, जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी, ब्रिटेन रूलिंग कंट्री, इंडिया उसकी कॉलोनी, इसको कॉलोनलिज्म कहा जाता है। तो जहां पे बार बार आपके पास कॉलोनियल गवर्नमेंट शब्द आएगा, उस कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब वहां पे बात हो रही होगी ब्रिटेन की, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक, आगे क्या है सर? आगे वही चीज जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, जो टॉपिक नंबर 2। अच्छा, कॉलोनलिज्म का मीनिंग पढ़ ले। ये लो आपका, कहां गया एक, colonialism refers to a system of political and social relation between two countries of which one is ruler and the other is its colony। ये एक तरीके का पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन है, ये एक तरह का पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन है जहां पे एक रूलर कंट्री होगी और एक उसकी कॉलोनी। द रूलिंग कंट्री नॉट ओनली हैज पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कॉलोनी but also determine the economic policy of the dominated country। उसका सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होगा, वो वहां की इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने का भी काम करेंगे। तो ये बात हमें समझ लेनी है अच्छे से कि सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि वहां की इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने का भी काम वो कंट्री करेगी। ठीक, टॉपिक नंबर 2 पे आ जाए आप। द सोल स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो ये वही चीज है आपका, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या क्या हुआ। ठीक है, तो इसको मैं रीड कर देता हूँ। द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया was to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain on rapidly expanding modern industrial base। यही बात मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि उनका मेन पर्पस सिर्फ ये था कि वो हमारे देश से रॉ मटेरियल ले जाएं अपने यहाँ की इंडस्ट्री का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। An understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6 decades। ये जानना जरूरी है हमें कि एक्सप्लॉइटेशन कितने हद तक हुआ, तभी हम अपनी आगे की पॉलिसी बना पाएंगे आजादी के बाद। फिर आपका लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल बहुत ज्यादा लो था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट on the eve of independence, India possessed low level of economic development under the colonial rule before the advent of British rule। ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। Prosperous economy, agrarian economy and well known handicraft industry के नाम से जाना जाता था। तो देखें इसमें भी क्या लिखा है, पढ़ लें एक बार।
इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, ठीक है। दो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल, येट the country's economy was characterized by various kind of manufacturing activity. अगला बुलेट का, इंडिया was particularly well known for its handicraft industry in the fields of cotton and silk. कॉटन और सिल्क के फील्ड में जाना जाता था, एंड टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन, ये सारी चीजें आपकी आती थी इसमें, एटसेट्रा। मतलब हाथ से बनी हुई चीजें जिसमें कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन, दीज प्रोडक्ट एंजॉय अ वर्ल्ड वाइड मार्केट based on the reputation of the fine quality of material used and the high standard of craftsmanship seen in all import from India, ठीक है। तो यहां से इंपोर्ट करा जाता था। अच्छा, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या है ये नहीं बताया था मैंने आपको, पहले ये मेरी बात समझ लें आप कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में इसमें क्या किया गया है, ठीक है। ब्रिटिश रूल के टाइम पर, ब्रिटिश एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल के पहले की बात बताई मैंने बच्चों, भारत में अंग्रेजों के आने से पहले ये था, बहुत बढ़िया इकोनॉमी थी हमारी। ब्रिटिश रूल आने के बाद उन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं करा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंप्रूव करने के लिए। और इंप्रूव तो छोड़ो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता कैसे लगेगा सर? पता लगता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से और नेशनल इनकम से, वहां के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, और सबसे मेन फैक्टर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उन्होंने कोई सिंसियर अटेम्प्ट नहीं करा जिससे कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट हो, कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता चल पाए, इकोनॉमिक ग्रोथ का पता लग पाए। लेकिन फिर भी कुछ आए थे लोग जिन्होंने कैलकुलेशंस करी, कुछ लोग थे जिन्होंने कैलकुलेशंस करी। सबसे पहले बार जिसने करी थी वो दादा भाई नौरोजी का नाम आता है इसमें। सबसे फर्स्ट टाइम किसने करा था? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद विलियम है, डिग्बी है, VKRV राव है, RC देसाई है, बहुत सारे नाम है। इसमें VKRV राव को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट माना गया था, उनकी कैलकुलेशन को अच्छा माना गया था। लेकिन फिर भी 2% से भी ज्यादा का ग्रोथ रेट नहीं था, और पर ईयर 0.5% का इंक्रीज भी नहीं था उस टाइम का। इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा लो था, ठीक। यही बात आपका लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के अंदर, जो मैं आपको अभी रीड कराने जा रहा हूं। देखें आप इधर से एक बार क्या लिखा है यहाँ पे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के टाइम पर क्या था? colonial government followed the policy of protection and promotion of the economic interest of their home country। वो बस ये चाहते थे कि हमारी खुद की कंट्री का प्रोटेक्शन हो और सब कुछ भी ना हो। then developing the Indian economy, इंडियन इकोनॉमी को वो डेवलप नहीं करना चाहते थे। this policy transformed the country into a supplier of raw material। ये लाइन बच्चों बार बार आ रही है, देखो मैं फिर से अंडरलाइन कर देता हूं। this policy transform the country into a supplier of raw material and a consumer of finished industrial product from Britain। मतलब आप हमारे देश से कच्चा माल ले जाएं और उसकी अंतिम वस्तु बनाकर, फिनिश प्रोडक्ट बना के दोबारा हमें ही बेच दें, ये होता था उस टाइम पर। द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ये मैंने आपको बताया, कोई भी उन्होंने नहीं करा अपनी तरफ से, कोई अटेम्प्ट नहीं करा जिससे कि नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट हो पाए। देयर वर सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट व्हिच वर मेड मेजर्स फॉर द अबव एग्रीगेट्स। इसमें दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फ्रेंडले शिराज, VKRV राव एंड RC देसाई। इसमें से बच्चों जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट माना गया था, इट वाज VKRV राव हुज एस्टिमेट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वर कंसिडर वेरी सिग्निफिकेंट। इसको काफी अच्छा माना गया था उस टाइम पर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो मैंने अभी आपको ग्रोथ रेट वाली बात बताई थी वो यहां पर है आपका, ये देखें क्या है। मोस्ट स्टडीज रिफ्लेक्टेड दैट कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century was less than 2%, coupled with 2% से भी कम, मीगर 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। मतलब आपका जो ग्रोथ था वो 0.5% पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर, और जो आपकी एक्चुअल ग्रोथ थी वो लेस देन 2%, 2% से भी कम। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये बातें इसमें डिस्कस की गई हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारा मेन चैप्टर यहां से शुरू होगा, एक एक चीज को हमें डिटेल में पढ़ना है।
एक एक चीज को डिटेल में पढ़ने का मतलब क्या है। नंबर 3, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हमें जानना है। अबाउट 85% पॉपुलेशन, लगभग लगभग कितनी परसेंट पॉपुलेशन, 85 या 80 कुछ भी कह सकते हैं, 85% अप्रोक्स पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी हमारी। हमारी जो पॉपुलेशन थी वो अप्रोक्स 85% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर पे 85% पॉपुलेशन डिपेंड थी। एग्रीकल्चर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पहले फीचर्स में आपको पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद हम इसके बैकवर्डनेस के और स्टैग्नेशन के कारण जानेंगे कि क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा खराब हो गया था ब्रिटिश रूल के टाइम पर। फीचर्स पहले देख लेते हैं। पहला फीचर है लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पहली बात तो आपको प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में डिफरेंस मालूम होना चाहिए बच्चों। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करना। जैसे मान लो कैलकुलेटर बन रहे हैं, तो एक कोई लेबर है, वो एक दिन में 10 कैलकुलेटर बना लेता है। वो काम करता है, स्पेशलाइज हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। अब वो 10 की जगह एक दिन में 15 कैलकुलेटर बना लेता है, तो इसका मतलब उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई है। ऐसे ही लैंड होता है, लैंड पे आप कितनी खेती करते हो उसकी भी प्रोडक्टिविटी होती है। तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो लो थी। लो का कारण ये था कि अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, अच्छे फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं थे, कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जाता था, और मजबूर और किया जाता था उनको नील वगैरह की खेती करने के लिए, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो नीचे लो होती चली जाती थी। तो आप देखें पहला फीचर प्रोडक्टिविटी लो होने का कारण। लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर was very low to the extent of we could call it backward state of agriculture. Lack of technology आपका कारण, and irrigational facility and negligible use of fertilizer resulted in low level of productivity. तो आपका जो टेक्नोलॉजी है वो कमी, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, और कुछ कम फर्टिलाइजर्स यूज कर पाते थे, जिसकी वजह से ये सिचुएशन बन जाती थी आपकी। The Britishers did not intend to spend on technical improvement in agriculture. वो तो चाहते ही नहीं थे इम्प्रूवमेंट करना, है ना, वो तो आए लूटने थे, तो वो क्यों चाहेंगे। A large section of tenants, small farmers and sharecroppers, अभी मैं इन सब के मतलब बताऊंगा बाद में आपको। A large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चों, टेनेंट्स आपको पता है, स्मॉल फार्मर आपको पता है, शेयर क्रॉपर अभी आगे दोबारा आएगा ये वर्ड एक टॉपिक में, मैं वहां आपको समझाऊंगा। अभी छोड़ दो आप क्या होता है। डिस्पाइट बीइंग लार्ज एरिया अंडर कल्टीवेशन, बहुत बड़ा एरिया कल्टीवेशन के अंडर आता था, देयर वाज लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। काफी बड़ा एरिया आता था, उसके बावजूद भी प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम हो पाता था। प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये आपका पहला फीचर लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में आपका इंडियन एग्रीकल्चर। आपका फीचर नंबर 2 लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व। यहाँ पे आपका लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो फार्मर्स होते थे बच्चों, उनको एक तरीके का लगान देना पड़ता था, जो हम बैकवर्डनेस के अंदर पढ़ेंगे लैंड सेटलमेंट सिस्टम में। तो वो जो ओनर है वो रेंटल इनकम एंजॉय करता था। उसको ये मतलब नहीं होता था कि जो फार्मर है उसकी क्या कंडीशन है, लैंड की क्या कंडीशन है, क्या उस बेचारे को कुछ पैसा बच भी रहा है या नहीं बच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता था। तो कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती थी और उससे लॉस होने लगता था फार्मर को। तो लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व। यहाँ देखें, ओनर्स ऑफ द सॉइल वर डिफरेंट फ्रॉम द टिलर ऑफ द सॉइल। दोनों अलग अलग होते थे। वो मैं जमींदारी सिस्टम में बताऊंगा क्या होता था, कैसे वर्क करता था। ओनर अलग, टिलर अलग। Owner used to enjoy the output rental income but did not bear the cost involved in process of agriculture production. Tiller of the soil were left with meager share, barely enough for their survival. उसके पास कुछ पैसा बच पाता था, वो barely उससे survive कर पाता था। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि रेंटल इनकम एंजॉय करता था ओनर, उसको मतलब नहीं होता था कि उसके एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के प्रोसेस के इंप्रूवमेंट के लिए कुछ काम किया जाए या कुछ पैसा खर्च करा जाए। आपका तीसरा फीचर लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के जो साधन थे, जो संसाधन थे, वो उतने ज्यादा नहीं थे हमारे पास। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसको पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट टेक इनिशिएटिव टू डेवलप द मीन्स ऑफ इरिगेशन। बच्चों मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज नहीं थे इरिगेशन के। एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन रेनफॉल, और ये रेनफॉल पे डिपेंड होता था ज्यादातर। अकॉर्डिंगली इट शो ग्रेटर डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी
अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून लेड टू फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चर आउटपुट। अब क्या होता था, आप बारिश पे डिपेंड हो, ठीक है, आप बारिश पे डिपेंड हो, बारिश नहीं हुई, मान लो मॉनसून कभी आगे आया कभी पीछे आया, तो फिर सब खराब हो जाएगा ना, आपका सिचुएशन के टाइम के हिसाब से नहीं होगा। तो ये आपका अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन बहुत ज्यादा होती थी उस टाइम पर। एक लास्ट फीचर है बच्चों, सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग, अभी वहां पढ़ेंगे हम। सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग का ये मानना था कुछ लोगों का कि पार्टीशन के टाइम पर कुछ अच्छा फर्टाइल लैंड जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में चला गया था। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाने की वजह से, जैसे जूट का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है बांग्लादेश को जूट के प्रोडक्शन के लिए, ऐसे ही बहुत सारे अच्छे लैंड सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में चले गए थे, जिसकी वजह से हमें उसका एडवर्स इफेक्ट झेलना पड़ा था। तो सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग भी एक आपका ये रखा है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपका फोर्थ फीचर, सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग। इसमें क्या बताया है, at the time of independence there was the division, subdivision and fragmentation of available land holdings after huge proportion of highly fertile land went to Pakistan due to partition, ठीक है। एंड उसके बाद आपका सब डिविजन ऑफ लैंड मेड द टास्क ऑफ मैनेजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ डिफरेंट प्लॉट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक। Hence, efficiency and economy in agriculture could not be achieved. It was very difficult to coordinate cultivation on highly scattered piece of land. तो कोऑर्डिनेशन बिठा पाना ठीक नहीं हो पाता था। सब डिवीजन की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती थी कि सुपरविजन कैसे होगा डिफरेंट प्लॉट पर। तो एक ये आपका फीचर्स इसका एग्रीकल्चर का। अच्छा बच्चा, फीचर्स तो ज्यादा एग्जाम में नहीं आते हैं, आएगा आपका ये आ सकता है कॉजेस ऑफ स्टैग्नेशन एंड बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि आखिर इसके क्या कारण है। तो कई सारे कारण है बच्चों, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। टोटल 4 कारण इसमें दिए हुए हैं आपके, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहला आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये आपका वही सिस्टम जिसको आप जमींदारी सिस्टम कहते हैं आसान भाषा में, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या होता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने जमींदारों के ऊपर छोड़ दिया, जमींदारों को कहा कि आप फार्मर से जितना मर्जी चाहें टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। टैक्स को वहां पे लगान कहा जाता था, जिसको आप रेंट कहते हैं इजी लैंग्वेज में। तो जो लगान होता था उसका अमाउंट भी फिक्स होता था, उसको डिपॉजिट करने की डेट भी फिक्स होती थी, और अगर आप डिपॉजिट नहीं कर पाते थे तो आपको और ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो ये ऐसी सिचुएशंस की वजह से फार्मर की बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जाती थी। तो ये एक्सप्लॉइटेशन ही था लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर, मतलब लगान देना होता था और इतना ज्यादा लगान देना होता था कि फार्मर्स की जो कंडीशंस थी सर्वाइव करने में काफी प्रॉब्लम आने लगती थी। तो ये आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जिसमें बेसिकली लगान के बारे में ही डिस्कस किया गया है। पढ़े से एक बार, ये ले काफी सारे बुलेट्स में लिखा हुआ है ये, एक मिनट, ये रहा आपका। देयर वर वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जमींदारी सिस्टम इंप्लीमेंटेड बाय बंगाल प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग पार्ट ऑफ इंडिया प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट। आपका द प्रॉफिट accruing out of the agriculture sector went to the जमींदार। वही चीज जो मैंने बताया, एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्रॉफिट आता था वो जमींदार को इन द फॉर्म ऑफ लगान, लगान के फॉर्म में, और रेंट इंस्टेड ऑफ द कल्टीवेटर्स। हाउएवर कंसीडरेबल नंबर ऑफ जमींदार एंड नॉट जस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, और वो उसकी कंडीशन के लिए कुछ भी नहीं करते थे। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वॉज ओनली टू कलेक्ट रेंट। बस उसको ये था कि रेंट मिल जाए रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर्स, व्हिच क्रिएटेड इमेंस मिजरी एंड सोशल टेंशन अमंग देम, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सोशल टेंशन में भी वो आ जाते थे। टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट कॉज जमींदार, और उसके टर्म्स कंडीशन भी थी, टू अडॉप्ट सच एन एटीट्यूड डेट फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स। मतलब आपको एक डेट भी दी जाती थी, जैसे इनकम टैक्स वगैरह की देती है ना सरकार आज के टाइम पे, वैसे ही चलता था। एक डेट फिक्स होती थी, उस डेट पे आपको जमा करा देना है, वरना फाइन पेनल्टी का सिस्टम होता था। तो ये होता था फेलिंग विच द जमींदार वर लूज देयर राइट, और अगर फेल कर देता था तो वो आपके राइट्स भी लूज हो सकते थे। तो मजबूरी थी, क्या करते जमींदार भी फार्मर्स को आगे प्रेशर बनाते थे, ठीक। उसके बाद द जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू फ्रॉम द टेलर ऑफ द सॉइल एज दे कुड। मतलब वो कितना भी चाहे वो रेवेन्यू उनसे रिकवर करा सकते थे, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल बना रखा था।
टू डू दिस दे वुड रेज द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, और वो लैंड रेवेन्यू के अमाउंट को जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते थे. दे यूज्ड टू इजेक्ट दोज वर्किंग टेलर्स हु फेल्ड टू पे द हाई रेवेन्यू, एंड टू अवॉइड देयर इजेक्शन द टेलर्स वुड मीट द डिमांड बाय जमींदार एज दे वर लैक ऑफ अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस. इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, उनके पास कोई और साधन नहीं था, तो वो मजबूर होते थे और फिर वो उनसे अप्रोच करते थे कि कोई बात नहीं, हम दे देंगे, थोड़ा लेट दे देंगे, लेकिन आपको मिल जाएगा. तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से भी दिक्कत आती थी. तो एक पहला आपका बैकवर्डनेस का कारण है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें जमींदारी सिस्टम आपका होता है. अच्छा, ये लॉन्च कब हुआ था आपका जमींदारी सिस्टम? ये 1973. आपको एक बार फिर भी कंफर्म कर देता हूँ. हाँ बच्चों, ठीक है, एक सेकेंड, 19 कह रहा हूँ, 1793 जो मैंने आपको बताया था अभी आपका, ये इसका डेट है. परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है जमींदारी सिस्टम. ठीक है, तो ये डेट आप एक याद रखना बस खाली, 1793 में जमींदारी सिस्टम आपका लॉन्च हुआ था. दूसरा बैकवर्डनेस का कारण क्या है सर? दूसरा बैकवर्डनेस का कारण है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अभी आएंगे नोट्स पे. कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है आपकी दो तरह की क्रॉप होती हैं, एक फूड क्रॉप और एक होती है आपकी कैश क्रॉप. एक होती है फूड क्रॉप और एक होती है कैश क्रॉप. दोनों में क्या फर्क होता है बच्चों? फूड क्रॉप्स होती हैं आपकी जैसे गेहूं, चावल, आपका धान वगैरह होता है, ये सब. कैश क्रॉप क्या होती है? जो एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, और उसे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, वो कैश क्रॉप होती है. बेसिकली इंडिगो का नाम आएगा इसमें, नील की खेती वगैरह कराई जाती थी. तो कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया था. और क्यों? ज्यादा पैसा देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट फार्मर्स को कि आप अगर कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करोगे इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप, तो हम आपको थोड़ा ज्यादा पैसा देंगे. तो इस चक्कर में वो क्या करते थे, कैश क्रॉप का प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ा दिया था. और इतना ज्यादा दिक्कत आ गई थी कि कई बार खुद के लिए भी बाहर दुकान से सामान लेना पड़ता था. तो ये आपका कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का पॉइंट है. दूसरा बैकवर्डनेस का कारण कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. देखें इसमें क्या लिखा हुआ है. ड्यू टू कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देयर वाज सम एविडेंस ऑफ हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप इन द सम पार्ट ऑफ द कंट्री, yet this failed to improve economic condition of the farmers, because instead of producing food crop, now they were producing cash crop. क्योंकि वो अब क्या करते थे, फूड की जगह कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था, which were to be ultimately used by British industry for their home country, जो वो अपने होम कंट्री के लिए यूज करते थे. अगला बुलेट, also the farmers were given cash advances to cultivate cash crop, particularly indigo. उनको एडवांस में भी पैसा देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट. They were forced to grow cash crop since they had no other source of substance and they would grow cash crop. उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वो क्या करते, उन्हें वो काम करना पड़ता था. एंड आपका तीसरा, ये आपके बच्चे दो हो गए, ठीक है ना. एक तो आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बैकवर्डनेस का एक कारण. इसके बाद आपका कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बैकवर्डनेस का दूसरा कारण. बैकवर्डनेस का तीसरा कारण इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन एग्रीकल्चर. ये वही वाला पॉइंट है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था. पार्टीशन के टाइम पर ऐसा मानना था कुछ लोगों का कि जो हाई फर्टाइल लैंड है वो पाकिस्तान में चला गया, और क्योंकि 1971 में फिर वॉर हुआ तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया, तो वो बांग्लादेश में मेनली जूट का प्रोडक्शन, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उसकी वजह से ऐसा माना जाता था कि जो ज्यादा हाई फर्टाइल लैंड है वो पार्टीशन की वजह से उस कंट्री में चला गया था. तो ये आपका तीसरा है, पार्टीशन का इफेक्ट. तीसरा कारण, India's agriculture was highly adversely affected by partition at the time of independence. Partition caused a drastic fall in agriculture production as a large amount of fertile land, यहाँ लिखा हुआ है large amount of fertile land went to Pakistan. It caused food crisis. It affected adversely India's jute production as there was loss of huge raw material stock of jute as the most of jute producing area become part of East Pakistan, जो कट के बांग्लादेश बना बाद में. India had monopoly control over jute production before the partition. इंडिया के पास मोनोपोली कंट्रोल था. अब क्योंकि वो इंडिया का पार्ट रहा नहीं, तो कहां से मोनोपोली कंट्रोल रह जाएगा, ठीक है. एंड आपका लास्ट पॉइंट, लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. पैसा जरूरी है बच्चे, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो किसी चीज की कंडीशन को इंप्रूव नहीं किया जा सकता. तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो इन्वेस्टमेंट नहीं था,
आपके पास स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कह लें आप, या ये कह लें कि फंड्स की कमी थी कि हम अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकें, हम अच्छे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकें जिससे कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो इरिगेशन फैसिलिटीज कम होने की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे झेलनी पड़ती थी। तो आपका कारण नंबर 4 और आखिरी कॉज, इंडिया एग्रीकल्चर वॉज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट in terracing, food control, drainage, and आपका desalinization of soil as the Britishers spent very little on technological improvement। वो technological improvement पे खर्च करना ही नहीं चाहते थे। Some farmers changed their cropping pattern from food crop to commercial crop। Still a large number of tenants, अब देखो फिर से आए ये नंबर, स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स, मैंने कहा था आएगा, आगे मैं समझाऊंगा, नीदर हैड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी नॉर हैड इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। शेयर क्रॉपर होता क्या है बच्चों, सुनो ध्यान से, आप लोगों के भी घरों में खेती बाड़ी होती होगी बहुत सारे लोगों के यहाँ, और हो सकता है कि आप लोग वहां पे ना रहते हो अपने एरिया में, आप शहर में आ गए हो, तो आप किसी और को दे के आ जाते होंगे। वो तो देने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उससे फिक्स रेंटल इनकम ले लेते होंगे और आप कहते होंगे काम आप पूरा संभालें, और दूसरा तरीका होता है शेयर क्रॉप करना, मतलब क्रॉप्स को आपस में शेयर करना। आपने किसी को दे दिया, आपने बोला आप करो यहाँ पे खेती 70-30 60-40 का शेयर कर लेंगे, 40% आप हमें दे देना जो भी फसल होगी, बाकी आप बच लेना। उसको बच्चों शेयर क्रॉपिंग कहा जाता है, वही शेयर क्रॉपर होते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स हो गए आपके और शेयर क्रॉपर, ये शब्द आपका यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हमारा बच्चों इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर तक ही हम पढ़ेंगे हो सकता है आज, इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्कस कर लें। एक सेकेंड, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें बच्चे क्या पढ़ना है यहाँ पे, पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर के कारण, आखिर क्या कारण थे, क्या रीजन थे इंडस्ट्रियल सेक्टर खराब होने के। पहले आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. Even as the country's world-famous handicraft industry declined, no corresponding modern industry base was allowed to come up to take pride of place so long enjoyed by the former. This sector needed modernization, diversification, and increased investment. ठीक बच्चों, इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। मैं पहले वो समझा देता हूँ आपको क्या होता है। टू फोल्ड पॉलिसी होगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, बेसिक पॉइंट हमारा वही है। पहला कारण क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में टू फोल्ड पॉलिसी, वही जो हम अभी काफी देर से डिस्कस करते आ रहे हैं। इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाना ब्रिटेन में, और वहां से फिनिश प्रोडक्ट बना के दोबारा ब्रिटेन को बेच देना, इसी को टू फोल्ड पॉलिसी या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी कहा जाता है। ठीक, देखें आप, इसमें ये लिखा है टू फोल्ड पॉलिसी, ये रहा आपका। The British policy followed was the policy of systematic deindustrialization. It was a two-fold policy. It was a two-fold policy. It implies two things. It implies two things. Number one, to reduce India to the status of mere exporter of important raw material for the upcoming modern industry in Britain. मतलब हम exporter रह जाएंगे सिर्फ raw material के, to turn India into a sprawling market for the finished product of British industry so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country, Britain, by selling product of British industry in Indian market at higher price। मतलब वो हमारे देश से रॉ मटेरियल ले जाएं और वो वहां से फिनिश प्रोडक्ट बना के हमें बेचें, ताकि उनका जो मॉडर्न इंडस्ट्री का बेस है वो लगातार स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फॉल होने का कारण क्या था, वो यहाँ दिया होगा। स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आप ये दो फीचर से समझ सकते हैं, एक तो डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइन, एंड मॉडर्न इंडस्ट्री की स्लो प्रोग्रेस। ये दो बातें हम पढ़ेंगे तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो पहला क्या है आपका, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसमें क्या है आपका पहला कारण, इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये क्या है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी? टैरिफ पॉलिसी की बात जब भी होती है, इसका मतलब होता है, इसका रिलेशन होता है टैक्सेशन पॉलिसी से। इसका रिलेशन होता है टैक्सेशन पॉलिसी से। देखो करा क्या इन्होंने कहा अगर रॉ मटेरियल यहां से एक्सपोर्ट होगा तो भी फ्री ऑफ ड्यूटी, मतलब कोई टैक्स कोई ड्यूटी नहीं लगेगा, कस्टम ड्यूटी जो होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी।
वहां से जो फिनिश्ड गुड बन के इंडिया इंपोर्ट होंगे उस पर भी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल भी फ्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, फिनिश गुड भी फ्री में इंपोर्ट हो रहा है। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। ठीक है, इस तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का इस्तेमाल किया गया था एक्सप्लॉयटेशन के लिए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन का कारण बना था ये। द पॉलिसी अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटेन मेड गुड्स टू इंडिया। ठीक है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर डिस्करेज बाय इंपोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। और उन्होंने ये कहा कि अगर हैंडीक्राफ्ट का होगा एक्सपोर्ट यहाँ से तो फिर उस पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा दी जाएगी, तभी तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ना। अगर आप रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करोगे तो नहीं लगेगी ड्यूटी, और आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स का एक्सपोर्ट करोगे तो ड्यूटी आपकी ज्यादा चार्ज करी जाएगी। तो वो पहले से ही महंगा होता है, हाथ से बनी चीजें और ज्यादा महंगी हो जाती है। फिर आपका यहाँ लिखा है अगले बुलेट में, इट लेड टू डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। अपने में तो हुआ ही हुआ और इंटरनेशनल मार्केट में भी डिक्लाइन हो गया। एंड वन हैंड एंड इजी एंट्रेंस ऑफ ब्रिटिश मेड गुड्स इन इंडिया ऑन द अदर हैंड। और आसानी से जो ब्रिटिश मेड गुड्स हैं वो इंडिया में आ गए। सिंपल सी बात है ना, आप ज्यादा महंगी चीजें बाहर कौन खरीदेगा, एक तो पहले ही महंगा है, ऊपर से आपने इतना ड्यूटी लगा दिया कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो और महंगा हो जाएगा। और ब्रिटेन से बनी हुई चीजें पे कोई ड्यूटी नहीं लग रही इंडिया में आने पे, तो सस्ता मिल रहा है इंडिया में। आदमी तो सस्ती चीज ढूंढ रहा है ना, आज भी तो यही हो रहा है। चाइना के प्रोडक्ट हम क्यों खरीदते हैं, सस्ते पड़ते हैं हमें वो। ठीक, आगे दूसरा कारण, लो प्राइस मशीन गुड्स। सिंपल सी बात है, हाथ से बनी हुई चीजें बच्चे महंगी होंगी और मशीन से बनी हुई चीजें सस्ती होंगी। तो लो प्राइस मशीन गुड्स भी एक कारण बना इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने का। मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन वर लो प्राइस which gave competition to Indian handicraft which were comparative costlier। ठीक है, जो ज्यादा कॉस्टलियर थे। competition from Britain made goods decline the demand of handicraft in India। ठीक है, आपका वो जो competition दे रहा था उससे handicraft की इंडिया में भी डिमांड बढ़ गई। it led to massive unemployment of Indian artisan। इसकी वजह से बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे उनमें। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये भी एक कारण होता है बच्चों। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि आप जब किसी कंट्री के प्रोडक्ट्स को यूज करने लगते हैं ज्यादा तो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज होने लगता है। तो जब आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने लगेगा तो फिर आप उस चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो जो ब्रिटेन से बनी हुई चीजें आती थी वो सस्ती मिलती थी, लोगों ने उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करा, लोगों की हैबिट हो गई। हैबिट होने के बाद फिर वो उसे ही यूज करना उन्होंने चालू कर दिया। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी एक कारण था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने का। Due to impact of British culture, taste and preference of people were shifting in favor of British product, which led to increase in demand of British product in Indian market. This led to fall in demand for Indian made goods, which were mostly based on Indian handicraft। और ये आपका तीसरा कारण है। चौथा कारण, fall in encouragement to Indian handicraft। और कोई encourage नहीं करा जाता था। एक होता है ना, किसी चीज को आप मोटिवेट करोगे, किसी को encourage करोगे तो वो काम अपना आगे और बढ़ाएगा। अब आपने उसके एक्सपोर्ट पे इतनी ज्यादा ड्यूटी लगा दी, आप उसे इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करोगे और आप अपने गुड्स को सस्ता बेचोगे तो फिर वो कहां से, वो चला जाएगा ना मार्केट छोड़ के, नहीं टिकेगा फिर वो। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट का कोई एनकरेजमेंट नहीं होता था। आपका बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर सपोर्टेड बाय द इंडियन एम्परर्स। जो इंडियन एम्परर्स थे आपके प्रिंस हो गए, नवाब हो गए एटसेट्रा, विच हैड गिवन आवर हैंडीक्राफ्ट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। और वो देते थे उसको। Because of British rule, these patrons were losing their existence and accordingly Indian handicraft were losing the state patronage। तो इसका मतलब क्या था, वो जो उन्होंने विरासत में जो कमाई थी, इतनी ज्यादा अपनी इमेज बनाई थी, वो खत्म हो गई ब्रिटेन गवर्नमेंट की वजह से। तो एक कारण तो हमने ये पढ़ लिया आपका, एक आपका डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। इसके बाद दूसरा क्या पढ़ना था हमें, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री की स्लो ग्रोथ के क्या कारण है। ठीक है, तो मॉडर्न इंडस्ट्री की स्लो ग्रोथ के कारण आपके यहाँ पे एक एक करके दिए हुए हैं इन्होंने। ठीक, इनको देखते हैं आपका, आ जाओ। पहला तो है लोपसाइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। इसका क्या मतलब है आपका, कि कुछ इंडस्ट्री थी जो अच्छा ग्रो कर गई और बाकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई। जैसे कि आप देखेंगे ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन्ड वेरी लो। तो जो आपका आए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर आना स्टार्ट हुआ, लेकिन उसका जो प्रोग्रेस था वो बहुत स्लो था। इनिशियली दिस डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू द सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द country, namely Maharashtra and Gujarat, while the jute mills dominated by the foreigners were mainly concentrated in Bengal।
And subsequently, the iron and steel industry began coming up in the beginning of 20th century. The Tata Iron and Steel (TISCO) was incorporated in 1907. ठीक है, TISCO आया. A few other industry in the field of sugar, cement, paper, etc. came up after the Second World War, but their growth rate was very low. तो ये एक तरफा था, ठीक है ना. इंडस्ट्री तो आई, लेकिन वो उतनी ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर पा रही थी, और वो कुछ लिमिटेड एरिया तक की थी, लॉप साइडेड ग्रोथ था. देन आपका दूसरा, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अनदर गुड. हमने पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. तो जो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, जिनका, उनको कैपिटल गुड्स कहा जाता है. तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा कमी थी, वो जरूरी. अब जैसे कैलकुलेटर बनाना है तो इसके लिए मशीन चाहिए ना, तो वो मशीन भी तो कहीं बनती होगी. तो कैपिटल गुड्स को बनाने वाली इंडस्ट्रियां नहीं थी. तो ये आपका, उसका भी जो ग्रोथ था वो बहुत ज्यादा कम था, कैपिटल गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज का. इसमें देखिए क्या है, देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री लाइक मशीन, इंडस्ट्रियल प्लांट, इक्विपमेंट एटसेट्रा. To promote further industrialization in India, because Britisher wanted India to depend on Britain for capital goods. मेन कारण क्या था? क्योंकि वो ये चाहते थे कि हमारे देश का बना हुआ कैपिटल गुड्स इंडिया में बिके. तो अगर इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री आ जाएगी तो फिर यहाँ पे बनने लगेगा कैपिटल गुड्स, तो फिर आ जाएगी उससे दिक्कत. आगे, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच कुड प्रोड्यूस मशीन टूल्स. ये मैंने आपको बता दिया कैपिटल गुड्स क्या होता है, जिनसे हम मशीन टूल्स प्रोड्यूस गुड फर्दर फॉर कंजम्पशन और प्रोडक्शन. These industries were required for rapid industrialization. Due to lack of capital good industry, industrialization in India could not prosper as per the requirement of the development of the country. ठीक है. The establishment of a few manufacturing units was no substitute of the country's traditional handicraft industry. तो आपका कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की कमी होने की वजह से भी हमें डिपेंड होना पड़ता था ब्रिटेन के कैपिटल गुड्स पे. ठीक है. फिर आपका लोअर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. ठीक है. तो जीडीपी में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी नहीं था. देखिए इसमें ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैड बीन वेरी स्मॉल. तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज्यादा कम था. ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कितना था, कैसे था, क्या नहीं था. फिलहाल अभी आप ये समझ लें कि बहुत ज्यादा कम था. इट इज बिकॉज द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज नॉट प्रोग्रेसिंग एट द ओवरऑल डिजायर रेट. तो जो डिजायर रेट है, उसके डिजायर रेट से वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी. लेवल ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन एंड इनकम जनरेशन रिमेन वेरी लो. और जो आपका इनकम जनरेशन का था वो भी कम होता चला गया था. आपका लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है बच्चों? जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है वो पब्लिक सेक्टर होता है. जो पब्लिक के फेवर में काम करता है, आप ये कहें, उसे पब्लिक सेक्टर कहा जाता है. तो पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो भी काफी ज्यादा कम था. पब्लिक सेक्टर का रोल भी काफी ज्यादा कम था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती थी. एक और लास्ट पॉइंट है, इसको पढ़ लें. द पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फाइंड टू द रेलवे. आपका रेलवे से और पावर जनरेशन एंड कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ओनली विच वाज नॉट एडिकेट, जो कि एडिकेट नहीं था. Participation of government did not extend to development of those industrial which were strategic for its growth like capital goods, electronic machine and equipment. यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई ज्यादा रोल नहीं था जिसमें जरूरी था उनका. तो जो पब्लिक सेक्टर का ऑपरेशन था वो लिमिटेड एरिया तक था. लिमिटेड एरिया मतलब रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर पार्ट जो होते हैं आपके डिपार्टमेंट, उन तक था. ठीक. टॉपिक नंबर 5 बच्चों फॉरेन ट्रेड है. तो हम आज के लिए इतना रखते हैं. ठीक है. इसके बाद क्या बच गया हमारा? 5 बच गया, 6 बच गया, 7, 8. अच्छा, ये पूरा मैं ना आपको अगले क्लास में खत्म करा दूंगा. चाहे हमारी ज्यादा लंबी क्लास जाए तो हमारी ये क्लास ज्यादा लंबी नहीं हुई होगी, 45 मिनट्स की हुई होगी शायद. ठीक है. तो इतना ही आज रहने देते हैं. इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, मेरी बात ध्यान से समझ लेना, और प्रैक्टिस आप कर लेना जरूर. ये नोट्स तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन अगर आप खुद से भी लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे, आपको याद भी हो जाएगा लिखने से, और आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी, और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की. ठीक है. बंद करते हैं.